31 मार्च वो तारीख है जिसका इंतजार हर एक भारतीय को है। केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले 6 दशक से चल रहे नक्सली आंदोलन और हिंसा से देश के प्रभावित हिस्से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन नक्सलवादी आंदोलन के खात्मे को काफ़ी हद तक श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE की तरह माना जा रहा है। द फेडरल के लिए लिखे ओपिनियन में MR नारायण स्वामी बताते हैं कि जिस तरह LTTE का सफाया होने के बाद वह दोबारा खड़ा नहीं हो पाया, वैसे ही माना जा रहा है कि भारत में भी माओवादी आंदोलन फिर कभी अपने पुराने रूप में वापस नहीं आएगा। यह भारतीय माओवादियों के सामने केवल सैन्य हार नहीं बल्कि वैचारिक पतन भी है, जिसके असर को दूर तक महसूस किया जाएगा। भारत में माओवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। उस समय कुछ वामपंथी नेताओं ने चीन के नेता माओ त्से तुंग की क्रांतिकारी रणनीति से प्रेरित होकर सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था। लेकिन दशकों बाद यह आंदोलन अब कमजोर पड़ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को समझने में यह आंदोलन नाकाम रहा। आज बड़ी संख्या में युवा चाहे शहरों में हो या गांवों में वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की विचारधारा से आकर्षित नहीं होते। 1960 और 1970 के दशक में भारत में गहरी गरीबी थी, जिसकी वजह से उग्र वामपंथी आंदोलनों को जमीन मिली। लेकिन पिछले कुछ दशकों में आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के कारण लोगों की जीवन स्थिति में बदलाव हुआ है, सुधार आया है। ये बात है कि असमानता और गरीबी अब भी मौजूद है, लेकिन पहले जैसी चरम गरीबी अब नहीं है। इसी वजह से युवाओं में क्रांतिकारी हिंसा के बजाय बेहतर जीवन और अवसरों की चाह ज़्यादा मजबूत हो गई है। सोवियत संघ के पतन और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के खत्म होने के बाद से दुनिया भर में मार्क्सवाद की चमक फीकी पड़ गई। यह भी एक बड़ा कारण रहा कि भारत में भी वामपंथी विचारधारा का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। दिलचस्प बात यह है कि चीन, जिसने कभी माओ की क्रांति को दुनिया के सामने आदर्श के रूप में पेश किया था, उसने भी बाद में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाकर करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। माओ की प्रसिद्ध किताब लिटिल रेड बुक, जो कभी नक्सलियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी, आज चीन में भी लगभग अप्रासंगिक है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने समय समय पर दलितों, आदिवासियों के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाईं और उसका असर ये हुआ कि ये समाज धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठने लगा। पिछले 2 से 3 दशकों में दलित और वंचित वर्ग के युवाओं को सरकारी और निजी नौकरियों में अवसर मिलने लगे और इसकी वजह से भी ये आंदोलन कमज़ोर होता गया, क्योंकि इस वर्ग के बारे में यह कहा जाता था कि नक्सल आंदोलन का सबसे बड़ा आधार होता था। आज विश्वविद्यालयों में भी मार्क्सवाद और क्रांति पर चर्चा पहले जैसी लोकप्रिय नहीं रही। युवाओं के लिए बेहतर नौकरी, आर्थिक सुरक्षा और आधुनिक जीवन शैली ज़्यादा मतलब रखती है। यही वजह है कि मुख्यधारा की वामपंथी पार्टियां भी अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। माओवादी नेतृत्व भी इन बदलते हालात को समझने में नाकाम रहा या बड़ी गलती की। उसे विश्वास था कि जंगलों में उनका जो राज्य के भीतर राज्य का ढांचा बना हुआ है वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और एक दिन वे पूरे भारत में सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन यह सपना उस दौर का था जब चीन में माओ की क्रांति सफल हुई थी। आज के भारत में ऐसा होना लगभग असंभव है। आपातकाल के बाद जब कुछ माओवादी समूहों ने संसदीय राजनीति का रास्ता अपनाया तो भूमिगत माओवादी नेताओं ने उन्हें संशोधनवादी कह करके खारिज कर दिया। सामान्य तरीके से कहें तो मौका परस्त कहकर खारिज कर दिया। अब वही नेता जो दशकों तक सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करते रहे, अपील करते रहे, अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। माओवादियों की सबसे बड़ी गलती यह रही कि वे समय रहते पीछे हटना नहीं सीख पाए। यही गलती श्रीलंका के LTTE ने भी की थी। दोनों आंदोलनों को यह भ्रम था कि उन्हें हराना असंभव है। LTTE के प्रमुख B प्रभाकरन अंत तक लड़ते हुए मारे गए। उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इसके विपरीत भारत में कई माओवादी नेता अब मुख्य धारा में शामिल होने की जल्दी में हैं। जो माओवादी कभी चुनाव लड़ने वालों की हत्या करते थे, वोटर्स को धमकाते थे और मतदान केंद्रों पर हमला करते थे, वही आज उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनने का वादा कर रहे हैं। यह हालात उस विचारधारा की पूर्ण हार की तरफ इशारा करती है जिसे वे दशकों तक प्रचारित करते रहे। कई वर्षों तक सरकारों और एजेंसियों ने माओवादियों के साथ
एक तरह का छिपा छिपी का खेल खेला, कभी उन्हें निशाना बनाया तो कभी उन्हें सीमित रूप से अस्तित्व में रहने दिया। लेकिन हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने पहली बार माओवादी आंदोलन को राष्ट्र विरोधी और एक बीमारी करार देते हुए उसके खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय सहयोगियों के संयुक्त अभियान ने माओवादियों के सुरक्षित माने जाने वाले जंगलों को असुरक्षित बना दिया है। 1967 में जब चारू मजूमदार ने नक्सल आंदोलन की शुरुआत की थी, तब चीन के अखबार पीपल्स डेली ने भविष्यवाणी की थी कि एक चिंगारी पूरे मैदान में आग लगा सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ छोटे छोटे उभार जरूर हुए, पर समय के साथ उसकी चमक बुझती गई। मध्य भारत के जंगलों में लंबे समय तक जलती रही नक्सलवाद की आखिरी लौ भी अब 31 मार्च के बाद बुझती हुई दिखाई दे रही है, और शायद इतिहास में यह आंदोलन एक ऐसे प्रयोग के तौर पर दर्ज होगा जो अपने समय के हालात को समझने में नाकाम रहा।